नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी दोस्तों, बात करें एमपी टेट का पिछला प्रश्न पत्र है जी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इसमें पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट में 30 में से 30 क्वेश्चन कैसे आप लेके आते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लेके आते हैं और 30 में से 28 नंबर तो आपके पक्के ही होने चाहिए। यदि आप बाल विकास की बात करें, शिक्षा शास्त्र और बाल विकास दोनों मिला करके, यदि इसका चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, शिक्षा शास्त्र अच्छे से होता है, आप सब जानते हैं कि 75 नंबर जो होते हैं वो आपके शिक्षा शास्त्र से पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के हर एक सब्जेक्ट में 15-15 नंबर शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है। इसीलिए बाल विकास के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी होता है। मोस्टली वो क्वेश्चन जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए आपको जो बाल विकास की सीरीज में कंटिन्यू रख रहा हूँ, ताकि आप लोग की जो प्रैक्टिस है वो अधिक से अधिक हो सके और अधिक से अधिक आप इसको हल कर पाएँ। कैसे आपको क्वेश्चनों को हल करना है। क्वेश्चन पेपर नंबर जो है 14, इसके पहले 13 में कंप्लीट करवा चुका हूँ। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे 25 फरवरी 2019 के जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन है स्वालीनता ऑटिज्म बच्चों में खालिस्तान की कठिनाई होती है। किस प्रकार की कठिनाई होती है? दृष्टि की, बुद्धि की, सामाजिक संपर्क की या फिर शारीरिक गतिविधि गतिशीलता की। तो जो ऑटिज्म जो होता है, इसको इंग्लिश में आपको याद कर लीजिए। ऑटिज्म जो होता है ये कौन सा होता है? सोशल इंटरेक्शन होता है। कौन सा? सोशल इंटरेक्शन की कमी होती है, तो सामाजिक संपर्क की कमी होती है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। जो अनुपयुक्त व्यवहार है इसका विश्लेषण किसके लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है? डिसलेक्सिया के लिए, जीडीडी के लिए, या फिर एडीएचडी के लिए, या एएसडी के लिए? तो किसके लिए माना जाता है? एएसडी के लिए जो है बहुत अधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है, उपचारात्मक विधि मानी जाती है एएसडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, टीम शिक्षण पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सत्य नहीं है? यहाँ स्पष्ट लिखा है क्वेश्चन, देखिए इस सही नहीं है, ठीक है। टीम के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ता होता है। मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। यह समय निर्धारण के संदर्भ में शिक्षण का एक अत्यंत लचीला तरीका है। तो इसमें सही नहीं है, यानी सत्य नहीं। वो कौन सा है? वो है दूसरा। इसमें क्या होता है? यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ता होता है, ऐसा नहीं होता है। आप जब बहुत सारे शिक्षक रखेंगे, टीम के रूप में कार्य करेंगे, तो हाँ जो वित्तीय जो है वो तो प्रॉब्लम होती है, वो तो अधिक देना ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बाकी सभी के यहाँ सत्य है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ बहुत अवसर भी मिलते हैं शिक्षकों को, छात्रों को। यह एक अत्यंत लचीला तरीका के, यदि कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उनको दूसरा टीचर होता है एक्टिविटी करवाने के लिए, पीटी होती है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ नया करने के लिए होते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग टीचर होते हैं। तो इसलिए ये क्या है? अत्यंत लचीला तरीका है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या निवारण कौशल से संबंधित है? समस्या निवारण कौशल से संबंधित केवल लक्ष्य तक पहुंचने के चरण, केवल लक्ष्य, केवल समस्या, या फिर उपरोक्त सभी? तो समस्या निवारण कौशल से संबंधित हैं वो क्या है? सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लक्ष्य, केवल लक्ष्य, लक्ष्य तक पहुंचने के चरण, और जो भी समस्या है। यदि समस्या नहीं होगी, लक्ष्य नहीं होगा, पहुंचने के चरण नहीं होंगे, तो कैसे होगा? पहली बात, सबसे पहले तो आपको समस्या होनी चाहिए। समस्या के बाद में उसके चरण कौन कौन से, उसके बाद में लक्ष्य क्या है आपका, ये सभी इसमें होना चाहिए। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह रात के खाने के लिए पिज्जा चाहता है, तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए। यह किस प्रकार की सोच है? धनात्मक चिंतन, या फिर स्वकेंद्रण चिंतन, या फिर अमूर्त चिंतन, या फिर मानसिक, या फिर साइकोटिक चिंतन? तो कौन सा चिंतन है? ये स्वकेंद्र, ईगोस्ट्रिक चिंतन है, स्वकेंद्रित चिंतन है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। शिक्षार्थी सबसे अच्छी तरह सीखते हैं जब, शिक्षार्थी जो होते हैं सबसे अच्छी तरह कब सीखते हैं? जब वे शिक्षक की बात सुनते हैं और कक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं। वे विषय को समझते हैं और अच्छे नोट्स लिखते हैं। वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
तत्पर होते हैं, या फिर वे सभी नियमों का पालन करते हैं और कक्षा में शांत रहते हैं। तो कब सीखते हैं? वो सीखते हैं वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो होते हैं वो प्रेरित होते हैं या फिर तत्पर रहते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन क्या है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र खाली स्थान है, कौन सा है? ब्रेनस्टर्म, मनुमस्तिष्क, या फिर सेरेबेलम, या फिर सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, या फिर मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? वो है सेरेब्रम जो प्रमस्तिष्क जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरी की पूरी बुद्धि जो होती है इसी में होती है। इसके बारे में एक अलग टॉपिक में साइंस का टॉपिक जब साइंस स्टार्ट करूँ तब इसमें आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से मस्तिष्क के कौन कौन से 3 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, कौन सा भाग उसका क्या कार्य करता है। कभी कभी सिर में 3-4 साइड, कभी पीछे दर्द होता है, कभी आगे दर्द होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होते हैं वो बताऊँगा मैं साइंस के टॉपिक में। यहाँ पर इसका सही जवाब आपने देख लिया प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? दंड, प्रशंसा, अज्ञानता, या फिर शक्ति। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यदि आप एक शिक्षक है तो आपको आना चाहिए। यदि आप शिक्षक की तैयारी करनी तो भी आपको ये आना चाहिए। यदि आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं या फिर टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए। सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या करना? बढ़ाने के लिए जरूरी है क्या? प्रशंसा करनी जरूरी है। भले ही गलत ही क्यों ना किया हो, गलत किया हो तो उसको प्रशंसा करके उसको करेक्ट करना चाहिए। यदि सही किया है तो प्रशंसा करनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन देखिए, असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी, निरीक्षण विधि, या फिर प्रयोगात्मक विधि। तो जब असाधारण बच्चों के व्यवहार की बात करें, मतलब ऐसे बच्चे जिनका व्यवहार क्या है सही नहीं है, उसके लिए सबसे अच्छी विधि होती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि होती है, वो कौन सी होती है? केस स्टडी विधि। इसमें सबसे पहले उस बच्चे के बारे में जानना होता है, उसके अतीत क्या है, मतलब उसके इतिहास में क्या क्या है, मतलब उसके जब उसका जन्म हुआ कैसे हुआ, उसका जो व्यवहार है कब से ऐसा हुआ, क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या है, पूरा का पूरा केस स्टडी किया जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन देखिए, ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है? ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है? विश्लेषणात्मक, शब्दांश, ग्लोबल, या फिर फोनिक। तो कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है? वो है फोनिक। फोनिक की बात करें तो उच्चारण से संबंधित जो होता है वो इसी से होता है, फोनिक होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11वां क्वेश्चन, थॉमसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान इस उम्र में कर सकते हैं? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो कब कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। कई बार क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन, यदि आप एमपी टेट की बात कर रहे हैं, जो पीआरटी लेवल की बात कर रहे हैं, या सीटेट में करें तो पीआरटी करेंगे, एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट यदि प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 5 साल से नीचे तक का, ठीक है। तो 3 वर्ष का जो बालक होता है उसको बहुत कुछ पता हो जाता है कि उसका लिंग कौन सा है, उसको सोच क्रिया कैसे करनी, वो अपने हाथ से सोच क्रिया कर सकता है 3 साल का वाला, ठीक है। अपने हाथ से खाना खा सकता है, वो बहुत सारी क्रियाएं जो हैं वो कर सकता है। इसके बारे में उसे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या है? नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है? पूर्व प्रभाव, पूर्वव्यापी प्रभाव, लाइट बल्ब, या फिर पॉलिना प्रभाव। तो इसका सही जवाब क्या है? नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन किया जाता है। कौन से? पॉलिना इफेक्ट कहा जाता है उसको। क्या? पॉलिना इफेक्ट या फिर पॉलिना प्रभाव कहा जाता है। इसको याद रखने वाले फैक्ट वाले क्वेश्चन है ये कुछ ऐसे जो कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक इसी प्रकार से क्वेश्चन जो कि बिल्कुल याद रखने हैं। MBIT का पूरा रूप क्या है? MBIT का पूरा रूप क्या है? ठीक है, तो मायर्स तो सभी में मायर्स, ठीक है। और निर्देशक, संकेतांक, निर्देशक। तो सबसे पहली बात कि इसका जो मुख्य रूप से मैं पहली एक बात कर दूं, लास्ट में जो
IT है उसका मतलब होता है इंडिकेशन, इंडिकेटर होता है। क्या इंडिकेटर होता है? तो पहला ऑप्शन और आपका चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब मायर्स बिगर्स प्रकार संकेत या फिर मायर्स बिग्स प्रकार संकेतक, तो इसका जो सही जवाब है मायर बिगर्स टाइप ऑफ इंडिकेटर, मायर बिगर्स प्रकार संकेतक इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन दिया हुआ। 14वां क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की स्मृति को कभी कभार अघोषणात्मक स्मृति के रूप में जाना जाता है? अघोषणात्मक, समटाइम रेफर टू अ नॉन डिक्लेयर्ड मेमोरी। नॉन डिक्लेयर्ड मेमोरी किस प्रकार की होती है? आत्मचरित, तथ्यात्मक स्मृति, लघुकालिक या फिर प्रक्रियात्मक। इसका जो सही जवाब कौन सा होगा? इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होगा आपका चौथा होगा, प्रक्रियात्मक स्मृति। कौन सा? प्रक्रियात्मक स्मृति इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है खालिस्तान कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया है? योगात्मक कर दिया। योगात्मक गलत है, इसका क्या है? गलत है, योगात्मक गलत है। क्या हो जाएगा उसका सही जवाब? रचनात्मक आकलन, नैदानिक मूल्यांकन या फिर प्रारंभिक आकलन। तो वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है, पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन होता है। उसे क्या कहते हैं? रचनात्मक आकलन। यानी किसी भी तरीके से आकलन कर सकते हैं। पूरे का मतलब नहीं है कि पूरा इकट्ठा करना है, पूरा एक एक करके। जब भी आप क्लास पढ़ाते हैं तभी उसका आकलन होता है, जब आप बच्चे को देखते हैं क्लासरूम में या फिर ग्राउंड में देखते हैं तब उसका आकलन होता है। यानी कि पूरा का पूरा उसको सभी जगह उसका आकलन करते रहते हैं। तो क्या होता है? वह आकलन जब पूरे पाठ्यक्रम के दौरान, पाठ्यक्रम के दौरान, पूरे पाठ्यक्रम के बाद में होता तो क्या होता था? योगात्मक मूल्यांकन। लेकिन उसके दौरान है, यहाँ पर क्या है? दौरान है, इसीलिए क्या है? इसका सही जवाब कौन सा हो जाए? फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा इसका, रचनात्मक आकलन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं? बदमाशी का एक रूप नहीं है। कौन सा है? अन्य बच्चों को छेड़ना, अन्य बच्चों को धक्का देना, लंच की पारंपरिक अदला बदली, दूसरे बच्चों का अपमान करना। तो इसका सही जवाब कौन सा? तीसरा। तीसरा जो है लंच की पारंपरिक अदला बदली, ये क्या है? एक प्रकार से बदमाशी नहीं है, एक भाईचारे वाली, दोस्ती यारी वाली बात होती है। जब भी आप क्लास में गए होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, तो लंच लेके जाते तो तुम क्या लेके आए हो टिफिन में, तुम क्या लेके आओ, सब लोग मिल बांट करके एक दूसरे का टिफिन, किसी के पास अच्छा होता है, किसी के पास सिर्फ रोटी होती है, किसी के पास पूड़ी होती है, किसी के पास सब्जी होती है, किसी के पास अचार होता है, तो सब मिल बांट करके खाते हैं। ये क्या है? एक पारंपरिक अदला बदली। इससे होता क्या है? इससे सहयोगी भावना का विकास होता है, मतलब एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोग बहुत करते थे जब क्लास में थे, ठीक है। तो इसको याद रखिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप लोगों को करनी चाहिए, बड़े होने के बाद भी ये करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? जी आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता दीजिए किसने दिया है और किस जानवर पर किया था, इंसान पर किया था, किस पर किया था। ये कमेंट बॉक्स से कमेंट करने के लिए आपकी एक होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन रहेगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? टोकन इकोनॉमिक, टू चेयर तकनीकी, स्थानांतरण या फिर व्यवस्थित विसुग्राहीकरण। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? व्यवस्थित सुग्राहीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। कमेंट बॉक्स से कमेंट करना ना भूलिए इसका सही जवाब क्या होगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। जे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, जे तो साइंस में ही पूछा जाता है, आपके पुलिस हो, कांस्टेबल हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है, नर पैदा हुआ है? इसके लिए कौन सा है गुणसूत्र? वाई या फिर सी गुणसूत्र या फिर एल गुणसूत्र या फिर एक्स गुणसूत्र, ठीक है। तो सी और एल गुणसूत्र होते ही नहीं है। होते गुणसूत्र कौन कौन से? एक तो होते एक्स एक्स, कभी आपने देखा होगा यूट्यूब में, पहले अभी बैन कर दिया एक्स एक्स करके, मूवीज वूवीज जो क्राइम वाले जो वीडियो आते थे वो आते थे, ठीक है, ये टाइप करने में आता था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जनरली वुमेन में होता है, कौन कौन एक्स एक्स वुमेन में होता है, ठीक है, लेकिन वुमेन नहीं होता है उसके लिए जिम्मेदार। उसके लिए जो गुणसूत्र होता है मेल का, मेल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। मेल में एक एक्स होता है और वाई होता है, वुमेन जो होते हैं वो एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो वाई गुणसूत्र जो होता है मुख्य रूप से रिप्रेजेंट करता है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक। तो मेल यदि हुआ है तो वाई गुणसूत्र से उसका संकरण हुआ है, और यदि
फीमेल हुआ है तो एक्स। मादा के 2 गुणसूत्र होते हैं, पुरुष के भी होते हैं, लेकिन इसमें यदि एक्स का एक्स से वो संरचना होती है या फिर क्रिया होती है तो फीमेल पैदा होता है। यदि एक्स का वाई से निषेचन होता है तो क्या इसका ऐसे होती है, मेल जो है मेल पूर्व बच्चा पैदा होता है। इसके लिए ये बस इतनी थ्योरी पूछ जाती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19 यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे किसके निरूपित किया जा सकता है, किससे निरूपित किया जा सकता है, अधिगम विकार, संचार विकार, मानसिक मंदता या फिर बौद्धिक अक्षमता। तो इसमें कि कोई समस्या नहीं है और सिर्फ उसको क्या है, पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसको लर्निंग डिसऑर्डर कहा जा सकता है, लर्निंग अधिगम विकार कहा जाएगा, क्या, लर्निंग डिसऑर्डर। इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी उसको सब ठीक है, सिर्फ उसको लिखने और पढ़ने में समस्या जाती, बाकी उसकी जो बुद्धि है वो सही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां। एक बच्चा एक ऐसी वस्तु की खोज करता है जहां वे पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। यह दृष्टिकोण खाली स्थान से संबंधित सीमाओं के कारण देखा जाता है, अनुलग्न अटैचमेंट के कारण, स्वार्थ के कारण या फिर संरक्षण के कारण या फिर वस्तु स्थायित्व के कारण। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है, वस्तु स्थायित्व होगा। क्या होगा, वस्तु स्थायित्व होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ लेकिन शब्द इसके चेंज होते हैं, आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आप मैं करवा रहा हूँ इसमें आपने देखा होगा, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया लेकिन अलग तरीके से पूछा गया। शैशवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत किसने विकसित किया है, ठीक है, एरिक एरिक्सन ने, पियाजे ने, सिगमंड फ्राइड ने या फिर वाइगोत्स्की ने। अब इसमें एक जो पहले इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब होगा क्या, सिगमंड फ्राइड होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और है, मनोलैंगिक सिद्धांत के आधार पर जो है इन्होंने एक चीज़ कही है, लिबिडो शब्द यूज किया है। कौन सा, लिबिडो। लिबिडो शब्द जो है इन्होंने इसी के लिए यूज किया है, मनोलैंगिक सिद्धांत के आधार पर। लिबिडो मतलब इसको सेक्स से संबंधित बताया है इन्होंने, लिबिडो शब्द को, ठीक है, सेक्स से या फिर कामुकता से बताया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें जो बालक होता है, जो पहली अवस्था होती है इनके हिसाब से, उसमें बालक में काम प्रवृत्ति की इच्छा होती है, ठीक है। और इसके बारे में यदि आप लोग को देखना है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में, उसमें परिभाषाओं किस किस लोगों ने कौन कौन सी परिभाषा दी हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, 3 वीडियो बनाने वाला हूँ इसके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, उस पर से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन कीजिए कि येस या नो चाहिए है, यदि तो मैं वीडियो बना करके दूंगा इसको। लाइव क्लास रहेगी, उसकी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी उसमें बोर्ड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन क्या है, बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है, यथार्थपूर्ण चिंतन, सहज चिंतन, तर्क चिंतन, भावात्मक चिंतन। तो बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है। यदि बौद्धिक अवधारणा की बात करूं, कौन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज मोर रिलेटेड टू, जो कॉन्सेप्ट होता है इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट, बौद्धिक अवधारणा की बात करें तो वो कहाँ से होता है, रेशनल थिंकिंग, तर्क संगत चिंतन, उससे संबंध बहुत ज़्यादा होती है। तर्क का चिंतन कब कर पाता, तार्किक रूप से चिंतन कब करता है बालक, जब वो पहुंच जाता है अपनी किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, तब से उसका शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां क्वेश्चन दिया है, रोसर स्याही धब्बा परीक्षण निम्न से बनता है। जो स्याही धब्बा परीक्षण है इसके बारे में पहले भी बता चुका, मैडम की क्लास रही होगी बाल विकास में, उन्होंने बताया होगा किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है, रोसर स्याही धब्बा परीक्षण क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। काले पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, 10 काले और 10 सफ़ेद पत्ते, 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते या फिर बहुरंगी पत्ते। तो जो ब्लैक एंड वाइट कार्ड होते हैं कितने, 5 होते हैं, और 5 कलर्ड पत्ते होते हैं। 5 कैसे होते हैं, वाइट और ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक मतलब ब्लैक एंड वाइट होते हैं, दोनों होते हैं। 5 जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, कुल मिलाकर के 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कैसा होता है, 5 काले और सफ़ेद और 5 रंगीन होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या दिया है, जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह खालिस्तान की ओर ले जाता है, नकारात्मक पुनर्वलन, प्रोत्साहन, हट या फिर अधिगम व्यवस्था। तो कहाँ पर लेके जाता है, जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है वो कहाँ पर लेके जाता है, लर्नड हेल्पलेस, अधिगम व्यवस्था के ओर लेकर के जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह निम्न पर प्रभाव डालती है। परिपक्वता जो होती है
वो अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह निम्न पर प्रभाव डालता है। जो परिपक्वता है वो किस पर प्रभाव डालता है? प्रेरक कौशल, तत्परता, संज्ञानात्मक क्षमता, दोनों, मोटर और संज्ञानात्मक कौशल। तो किस पर प्रभाव डालता है? वो डालता है तत्परता पर। जो परिपक्वता होती है, जैसे ही कोई व्यक्ति परिपक्व होता है किसी भी खेल में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी कार्य में, किसी भी प्रोफेशन में, तो उसकी जो तत्परता होती है वही मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होती है। यदि बालक तत्पर है कुछ सीखने के लिए तो बहुत जल्दी सीखेगा। कोई सा भी खिलाड़ी यदि खेल खेलने के लिए या फिर उसको गोल अचीव करने के लिए तत्पर है तो बहुत जल्दी सीखेगा। तो जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे उसमें तत्परता बढ़ती जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रभावी मॉडलिंग के लिए 4 आवश्यक शर्तें हैं। ध्यान, अवधारण और प्रजनन, ये शर्तें हैं। चौथी शर्त क्या है? 4 शर्तें हैं, ध्यान, अवधारण और प्रजनन। इनमें से चौथी शर्त कौन सी है? 3 तो यदि, चौथी क्या है? स्थिति, आकर्षण, कल्पना और प्रेरणा। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि चौथी शर्त के रूप में कह सकते हैं, वो है मोटिवेशन। प्रेरणा जो होती है, सबसे पहले प्रेरणा होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? प्रेरणा होना चाहिए। इसका सही जवाब कौन सा हो जाए? प्रेरणा हो जाएगा। कौन सा? प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन दिया हुआ क्या है? सकारात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सकारात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सामाजिक आवश्यकता, भावात्मक आवश्यकता, प्रेरणा की आवश्यकता, संज्ञानात्मक आवश्यकता। तो किसके सकारात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण जो होता है वो अफेक्टिव नीड, भावात्मक आवश्यकता जो होती है इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भावात्मक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या सफलता प्राप्त करने में असफलता के लिए एक सकारात्मक तर्क स्टाइल के रूप में वर्णित किया कर सकता है? सफलता प्राप्त करने में असफलता के लिए एक सकारात्मक तर्क स्टाइल के रूप में वर्णित कर सकता है। क्वेश्चन को समझिए, असफलता के लिए एक सकारात्मक तर्क स्टाइल के रूप में वर्णित, मतलब में जिससे असफलता मिलती है, ठीक है। वातावरणीय समस्या, चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक कारण, लेखन में समस्या, प्रभाव डालने के लिए प्रेरणा और रुचि का अभाव। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा चौथा, प्रभाव डालने के लिए प्रेरणा और रुचि का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन दिया है। कुछ माता पिता नियमों की व्याख्या नहीं करते लेकिन बच्चों को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग को निम्न रूप में जाना जाता है। आपने देखा हो कई बार कि कुछ माता पिता, मान लो कोई पिता है या फिर फादर है, वो सिगरेट या फिर कुछ मादक पदार्थ का सेवन करता है, ठीक है, लेकिन बच्चे को बोलता है कि ये नहीं करना है। जब आप खुद उसके सामने कर रहे हो तो बालक से कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो नहीं करेगा ऐसा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? अनुमोदन पेरेंटिंग, असम्मिलित पेरेंटिंग, आधिकारिक पेरेंटिंग या फिर सत्तावादी पेरेंटिंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सत्तावादी पेरेंटिंग। यानी आपका खुद का सत्ता, खुद तो आप अमल उस पर कर नहीं रहे लेकिन दूसरे के ऊपर उसको अमल करने के लिए बोल रहे हो। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सत्तावादी पेरेंटिंग ऐसी होती है जिसमें जो स्वयं तो उसको नहीं मानता लेकिन दूसरों को मनवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है। जो भी मानव विकास होता है उसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किस अवधि को ध्यान में रखकर किया जाता है? गर्भाधान से किशोरावस्था था, जन्म से किशोरावस्था था, जन्म से मरण तक, या फिर गर्भाधान से मृत्यु तक। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है 30, क्वेश्चन नंबर 30 आंसर आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है। आंसर आप लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं और ऑप्शन भी लिख सकते हैं। जिसका सही जवाब होगा उसका नेक्स्ट वीडियो में इसका नाम मैं अनाउंस कर दूंगा या फिर पिन कर दूंगा। उसका जो कमेंट है उसको पिन कर दे, जो भी सही जवाब देता है उस कैंडिडेट का मैं पिन कर देता हूं कमेंट, ताकि सबसे पहले वीडियो उसमें रहे। इसके पहले वाले जो वीडियो थे उनमें जो सही जवाब दिए थे वो आशीष त्यागी, ML पटेल। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।